मायरा और अरमान की शादी को 3 महीने हो चुके थे और कल अरमान का बर्थडे था, तो मायरा ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। और अरमान के लिए उसके पास स्पेशल गिफ्ट भी था। सभी खाना खाकर सो चुके थे। अरमान और मायरा स्टडी रूम में बैठे अपना काम कर रहे थे, या यूं कह लो काम सिर्फ अरमान ही कर रहा था। और मायरा काम करने के बहाने अरमान को रोके बैठी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद अरमान अपने कमरे में रेस्ट करने जा रहा था। लेकिन मायरा ने उसे जाने नहीं दिया और काम करने के बहाने से उसे स्टडी रूम में ही रोक लिया। अगर अरमान कमरे में जाता तो उसका पूरा सरप्राइज खराब हो जाता। वो किसी तरह बस अरमान को 12 बजे तक कमरे में जाने से रोकना चाहती थी। मायरा काम करते वक्त बार बार टाइम देख रही थी। जैसे ही 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो मायरा बिना अरमान को डिस्टर्ब किए चुपके से निकल गई। भाई अरमान वो तो लैपटॉप में काम करने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि मायरा कब वहां से चली गई। जब अरमान का फ़ोन बजा तो उसका ध्यान लैपटॉप से हटकर अपने फ़ोन पर गया। वहाँ वाईफी नाम शो हो रहा था। अरमान ने फ़ोन से नज़र हटाकर उस तरफ देखा जहाँ मायरा कुछ देर पहले बैठी थी। मायरा को ना पाकर अरमान ने कॉल पे किया और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही मायरा बोली, अरमान जल्दी कमरे में आइए, मुझे डर लग रहा है। मायरा की घबराहट भरी आवाज़ सुन अरमान घबरा गया और जल्दी से कमरे में आ पहुंचा। जब अरमान ने कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पूरे कमरे को फूलों और कैंडल से डेकोरेट किया गया था और सामने की दीवार पर अरमान की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरों को एक लड़ी बनाकर लगाया हुआ था। ये सब देख अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन जब उसे मायरा कमरे में नजर नहीं आई, तो वो बेचैन होकर मायरा को आवाज लगाते हुए बालकनी का दरवाजा खोल उस तरफ गया। लेकिन वहां का नजारा भी देख अरमान हैरान हो गया। अरमान आगे चलकर आया तो उसने देखा पूरी छत को और स्विमिंग पूल को भी फूलों और कैंडल से सजाया हुआ था। और साथ ही रेड कलर के बैलून भी थे, जिन्हें नीचे जमीन पर फैलाकर रखे हुए थे। और गुलाब की पंखुड़ी से वहां जमीन पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। और उसके चारों तरफ कैंडल जल रहे थे, जिसे वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मायरा को स्विमिंग पूल बहुत पसंद था, तो इसलिए अरमान ने अपने कमरे की बालकनी को हटाकर पूरा छत बनवा दिया था, बिल्कुल मनाली की तरह। वहाँ उनका पर्सनल स्विमिंग पूल था और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे और कुछ पौधों की बेलें छत की मुंडेरी को खूबसूरत बना रही थीं। ये सब देख अरमान मुस्कुराया और मायरा को आवाज लगाने लगा। तो मायरा अपने हाथ में केक लिए अरमान के पीछे से बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आई। तो अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मायरा को बस देखता ही रह गया। नेवी ब्लू कलर की नीलैंड शॉर्ट ड्रेस, जिसमें मायरा का गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। खुले बाल जिन्हें आज कर्ली किए हुए थे और होठों पर रेड लिपस्टिक, पैरों में हाई हील। मायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरमान तो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया था। उसने आज पहली बार मायरा को ऐसे देखा था। यह ड्रेस अरमान ही मायरा के लिए लाया था, क्योंकि अरमान ने मनाली में मायरा की बहुत सी तस्वीरें देखी थी, जिनमें मायरा ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन जब से वो मायरा से मिला था, तब से उसने मायरा को कभी शॉर्ट ड्रेस में नहीं देखा था। इसलिए अरमान मायरा के लिए अपने फेवरेट कलर की ड्रेस लाया था। लेकिन मायरा ने कभी उस ड्रेस को पहना नहीं था। आज अरमान का बर्थडे है, तो उसने आज के दिन अरमान के लिए वो ड्रेस पहनी थी। अरमान को ऐसे चुप खड़ा देख मायरा अरमान के पास आई और केक आगे करते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। अरमान, कैसा लगा सरप्राइज? मायरा की आवाज़ सुन अरमान अपने होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर माया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, बहुत हॉट लग रही हो आज। मायरा अरमान को नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए, आज से मतलब? इससे पहले नहीं लगती थी। अरमान मायरा के हाथ से केक लेकर वहीं टेबल पर रखता है और मायरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, वो तो तुम हमेशा ही लगती हो, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। मायरा शर्माकर अरमान के सीने से लग जाती है। अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए, मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच जान। मायरा अरमान से अलग हुई और अरमान को केक काटने को बोलती है। केक कट कर अरमान मायरा को खिलाता है और मायरा अरमान को। अरमान मायरा को देखते हुए, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो मायरा मुस्कुराते हुए पलट जाती है और अपने बालों को एक साइड करके खड़ी रहती है। जब अरमान ने मायरा की गर्दन के पीछे अपने नाम का टैटू देखा तो खुश हो गया और साथ ही ये सोचकर घबरा गया कि ये टैटू बनवाते वक्त मायरा को कितना दर्द हुआ होगा। अरमान अपने कांपते हाथों से उस टैटू को छूता है और किस कर लेता है। मायरा अपनी पीठ अरमान के सीने से लगाए
वहीं काउच पर बैठी थी। मायरा अरमान की उंगलियों से खेल रही थी और अरमान अपनी नाक से मायरा की गर्दन के पीछे लिखे अपने नाम को सहला रहा था। अरमान को मायरा का यूं टैटू बनवाना अच्छा तो लगा, लेकिन उससे होने वाले दर्द को महसूस कर उसे तकलीफ हो रही थी। अरमान, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें। अगर मैं वहां होता तो कभी नहीं करने देता। मायरा मुड़ी और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, आपसे जुड़ा कोई भी एहसास कभी मुझे कोई दर्द नहीं दे सकता। अगर देता भी है तो वो भी मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वो आपका है, मेरे अरमान का। आप मुझे बोल रहे हैं तो इसका क्या? मायरा ने अरमान की शर्ट के बटन खोल उसके दाहिनी बाजू से शर्ट को नीचे करते हुए बाजू को देखकर कहा, जहाँ हार्ट बीट का टैटू बना हुआ था। अरमान ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, यह तो कॉलेज टाइम में दोस्तों ने जबरदस्ती बनवा दिया था। तो मायरा ने पेन लेकर उस हार्ट बीट के टैटू पर कुछ अक्षर बना दिए। अरमान ने जब देखा तो मानो उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। उसे कुछ बोले नहीं बन रहा था। वो टैटू कोई हार्ट बीट का नहीं बल्कि मायरा के नाम का था। मायरा अरमान को देख बोली, अब बताइए माय डियर हस्बैंड, ये क्या है? कहकर मायरा हंसने लगी। अरमान उसकी हंसी में कहीं खो सा गया। अरमान ने मायरा के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया और गोद में उठाकर बेड पर ले गया, और मायरा ने भी खुद को अरमान के हवाले कर दिया। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खोते चले गए। जहां अरमान ने मायरा को खोने के डर से उससे उसकी फैमिली के एक्सीडेंट का सच छुपाया था, वहीं कोई था जो ये सब जानता था और बहुत ही जल्द वो उन दोनों के बीच आकर उन दोनों को अलग करना चाहता था। सुबह अरमान ने दादी जी, प्रिया जी और राकेश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सभी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अरमान अपना जन्मदिन नहीं मनाता था, उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन इस बार मायरा ने उसके लिए जो कुछ किया उसे बहुत अच्छा लगा, और उसे जो गिफ्ट मायरा ने दिया था वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। हर साल की तरह इस बार भी दादी जी और प्रिया जी ने अरमान के नाम से अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में ज़रूरत की चीज़ें दान करने चले जाते हैं। मायरा और रियाज भी उन दोनों के साथ जाते हैं और अरमान ऑफिस के लिए चला जाता है। सिया और सामर्थ हनीमून के लिए गए हुए थे। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए जा नहीं पाए थे, क्योंकि सामर्थ बहुत बिजी रहता था। अब जब उसे फ्री टाइम मिला तो वह अपने हनीमून के लिए मालदीव गया था। अरमान ने ही उन दोनों को उनके शादी का एक गिफ्ट दिया था। सिया और सामर्थ ने फोन करके अरमान को उसके जन्मदिन की बधाई दी। मायरा आश्रम में सभी बच्चों के बीच बैठी उनसे बातें कर रही थी और यहाँ उनके साथ खेल रहा था। वहीं प्रिया जी और दादी जी मायरा को देख रही थी, और मायरा को बच्चों के साथ खुश देख वो दोनों भी खुश थी। उस आश्रम की मैनेजर शीला प्रिया जी और दादी जी से बोली, मैम, आपकी बहू बहुत सुंदर है। वो बाहर से जितनी सुंदर है उतनी अंदर से भी है। बिल्कुल आप लोगों के जैसा स्वभाव है। यहाँ आश्रम में जितने भी लोग दान करने आते हैं वह सभी सिर्फ अपने पैसों का रोब और स्टेटस बढ़ाने के आते हैं। कोई भी इन बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखता। सिर्फ आप ही हैं जो इन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, और आपकी वो भी आपकी जैसी है। शीला की बातें सुन प्रिया जी और दिव्या जी को मायरा पर बहुत गर्व हो रहा था, और साथ ही अरमान पर भी। उनके बेटे ने हीरे जैसी बहू उनके लिए चुनी। प्रिया जी और दादी जी ने शीला के साथ आश्रम का पूरा मुआयना किया और कुछ देर बाद जाने की इजाज़त लेकर मायरा के पास आए, तो उन्होंने देखा कि मायरा अपने हाथ में कुछ लिए बैठी है और वो रो रही है। वहीं रियाज मायरा को चुप करा रहा था, लेकिन मायरा चुप ही नहीं हो रही थी। दादी जी और प्रिया जी ने मायरा को रोता देख घबरा गईं और मायरा के पास आईं, और प्रिया जी मायरा के पास बैठते हुए मायरा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोली, मायरा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अभी तो इतना खुश थी, अचानक क्या हुआ? मायरा अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे मंगलसूत्र को दिखाते हुए बोली, मम्मा, मेरा मंगलसूत्र टूट गया। प्रिया जी उस टूटे मंगलसूत्र को देखकर बोली, तो इसमें इतना रो क्यों रही हो? टूट गया तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे। दादी जी मायरा के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए, बस इतनी सी बात के लिए अपने इतने कीमती आंसू बहा दिए आपने? मायरा रोते हुए, दादी, ये मंगलसूत्र मुझे अरमान ने पहनाया था, तब से मैंने कभी इसे अपने गले से नहीं निकाला, और आज इतना कह मायरा और रोने लगी। रियांश दादी जी को देखते हुए, बड़ी दादी, एक बच्चे के हाथ से ये चैन टूट गई, बस तब से गुलाबो रो रही हैं। मैंने इनसे कहा कि ब्लू आइज वाले अंकल इनको दूसरी चैन ला देंगे, लेकिन चुप ही नहीं हो रही हैं। दादी जी, रियांश को अब क्या समझाएं? ये कोई मामूली चैन नहीं है,
एक औरत के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र क्या मायने रखते हैं, वो तो एक औरत ही जानती है। दादी जी और प्रिया जी मायरा की तकलीफ समझ रही थी, लेकिन वो उसे चुप कराने के लिए ये सब बोल रही थी। लेकिन मायरा वो तो चुप ही नहीं हो रही थी, और ऊपर से अरमान का फोन भी नहीं मिल रहा था, जिससे मायरा और घबरा गई थी। मायरा ऑफिस जाने की जिद करती है, लेकिन रजत से पता चला कि अरमान ऑफिस में नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन साइट गया हुआ है। दादी जी और प्रिया जी मायरा को समझाकर घर ले आती हैं, लेकिन मायरा को अरमान को लेकर डर लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मायरा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और अरमान को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन अरमान का फोन मिल ही नहीं रहा था। मायरा ने रजत को कॉल किया। रजत ने फोन उठाते ही बोला, भाभी जी, भाई अभी ऑफिस नहीं आए हैं। जैसे ही वो आते हैं मैं उन्हें आपको कॉल करने को बोल दूंगा। मायरा ने ना जाने कितनी बार रजत को फोन करके अरमान के बारे में पूछा था, लेकिन अभी तक अरमान ऑफिस नहीं आया था। मायरा ने रजत से कॉल पर कहा, रजत मुझे उस कंस्ट्रक्शन साइट का लोकेशन भेजो। रजत, लेकिन भाभी जी वो बहुत दूर है। आप परेशान मत होइए, भाई के आते ही मैं आपकी बात कर पाता हूँ। मायरा थोड़ा गुस्से में बोली, रजत जो कहा है वो करो, मुझे अभी के अभी लोकेशन सेंड करो। इतना क्या मायरा कॉल कट कर दे दी है, और इधर रजत मायरा की गुस्से से भरी आवाज सुन खुद से बोला, भाई के साथ रहकर भाभी भी भाई जैसी हो गई हैं। इतनी प्यारी भाभी है हमारी, और भाई ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया। इतना कहकर रजत मायरा को अरमान का लोकेशन भेज देता है। लोकेशन मिलते ही मायरा प्रिया जी को बताकर चली गई। प्रिया जी ने मायरा को रोकना चाहा, तो दादी ने मना कर दिया और मायरा को जाने दिया। मायरा के जाने के बाद प्रिया जी दादी से बोली, माँ, आपने उसे क्यों जाने दिया? उसकी हालत देखी है, रो रो कर क्या हाल कर लिया है अपना। अरमान को मैसेज कर दिया था मैंने, जैसे उसे मैसेज मिलेगा वो तुरंत कॉल करेगा। दादी जी, यहाँ रहकर वो कौन सा शांत थी, अरमान से जब मिलेगी तो शांत हो जाएगी। तुम तो जानती हो ना कि एक सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र और सिंदूर क्या मायने रखते हैं। जब से उसका मंगलसूत्र टूटा है, तब से उसका मन अशांत है। जब वो अरमान को अपनी आंखों से देखेगी, तभी उसके मन को शांति मिलेगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है। प्रिया जी, हाँ माँ, सही कहा आपने। जितना प्यार अरमान उसे करता है, वो भी अरमान से उतना ही प्यार करती है। मेरे दोनों बच्चों को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा दोनों साथ रहें। मायरा रास्ते भर बस रोई जा रही थी, और अभी तक मायरा ने उस टूटे मंगलसूत्र को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। पूरे रास्ते उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मायरा उस जगह पहुंचती है जहाँ का लोकेशन उसे रजत ने भेजा था। मायरा बिना वक्त गवाए गाड़ी से उतरकर उस जगह जाती है और वहाँ के मैनेजर से अरमान के बारे में पूछती है। तो मैनेजर से पता चलता है कि एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से अरमान को चोट लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। मायरा यह सुनकर वहीं जम सी गई। उसके तो होश ही उड़ गए। उसके दिल में एक दर्द सा हुआ। मायरा के पैरों में जैसे जान ही न हो। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि तभी एक औरत ने उसे थाम लिया। वह औरत वहीं मजदूरी का काम कर रही थी और इस वक्त मैनेजर के पास ही थी। मैनेजर उसे कुछ काम समझा रहा था, तभी मायरा वहां आ जाती है, वो औरत मायरा को संभालते हुए। मैडम जी, आप ठीक हैं? मैनेजर मायरा की हालत देख घबरा गया और उसने एक चेयर लाकर वहां रखा और उस औरत ने मायरा को वहां बिठा दिया। मैनेजर ने पानी का बोतल मायरा के आगे कर दिया, लेकिन मायरा ने पानी नहीं लिया। मायरा ने खुद को संभाला और हॉस्पिटल का पूछकर जल्दी से वह हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही मायरा रिसेप्शन पर जाकर अरमान के बारे में पूछा और सीधे अरमान के वार्ड की तरफ चल पड़ी। मायरा उस वार्ड के बाहर खड़ी थी। वो उस दरवाजे को खोलने से डर रही थी। उसे नहीं पता था कि अरमान को कितनी चोट लगी है। मैनेजर ने उसे बताया था कि अरमान को कितनी चोट लगी है, लेकिन मायरा तो अपने होश में ही नहीं थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। मायरा धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर आकर देखती है, तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बह आते हैं। वो दीवार से अपनी पीठ लगाकर अपनी आंखें बंद कर रोने लगती है। अरमान को सही सलामत देख उसकी जान में जान आती है, लेकिन अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाती और वो उसकी आंखों से बाहर निकलते हैं। जब मायरा अंदर आई थी, तब अरमान किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके बाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। जब अरमान ने मायरा को देखा, तो कॉल कट करके वो मायरा के पास आया और उसकी आंखों में आंसू देकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, जान क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
मायरा अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखती है और उसके गले लग जाती है और फिर रोने लगती है। अरमान मायरा की पीठ सहलाते हुए, जान कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। मायरा अरमान से अलग हुई और अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने मना किया था ना आपको आज कहीं भी जाने से, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही नहीं है। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए, जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, वरना मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारी कोई बात टाल दूं। मायरा अरमान का हाथ पकड़कर हाथ पर बंधी पट्टी को देखकर बोली, ज्यादा दर्द हो रहा है? अरमान मायरा की आंखों में देखते हुए, बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस चोट से नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसू देखकर, और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत देर से रो रही हो। क्या हुआ? प्रिया जी का मैसेज मिलते ही अरमान ने उन्हें कॉल किया तो उनसे उसे पता चला कि मायरा का मंगलसूत्र टूट गया है, जिस वजह से मायरा बहुत रो रही है और उसका फोन न मिलने पर मायरा बहुत परेशान है और इस वक्त वह उसी के पास आ रही है। जब मायरा हॉस्पिटल में अरमान के पास पहुंची थी तब वह प्रिया जी से ही बात कर रहा था। मायरा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और मायरा ने अपने हाथ से उस टूटे मंगलसूत्र को अरमान को दिखाते हुए बोली, मेरा मंगलसूत्र टूट गया और ऊपर से आपका फोन भी नहीं मिल रहा था। फिर पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैं बहुत डर गई थी। यह कह मायरा अरमान के सीने से लग गई और बोली, अरमान मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं आपको नहीं खो सकती। अरमान ने मायरा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मायरा के माथे को चूम उसके बाल सहलाने लगा और साथ ही कुछ सोचने लगा। शाम के वक्त दोनों घर जा रहे थे। रास्ते में अरमान ने गाड़ी रुकवाई तो मायरा ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, मैं अभी आया, तुम यहीं रुको। यह कह अरमान चला गया और 10 मिनट बाद वापस आ गया। मायरा ने जब अरमान से पूछा तो अरमान ने कहा, कुछ काम था यहाँ उसे इसलिए। दोनों घर पहुंच चुके थे। दादी जी और प्रिया जी ने जब दोनों को साथ देखा तो उन्हें भी चैन मिला, वरना वो मायरा की हालत देख घबरा गए थे। प्रिया जी ने उन दोनों की नज़र उतारी और इशारे से अरमान से कुछ पूछा तो अरमान ने अपनी पलकें झपका दी। यह देख प्रिया जी मुस्कुरा दी। अरमान के हाथ में पट्टी देख दादी ने पूछा, अरमान ये आपके हाथ में क्या हुआ? दादी की बात सुन प्रिया जी का भी ध्यान अरमान के हाथ पर गया तो उन्होंने भी यही पूछा। अरमान, कुछ नहीं दादी, कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटी सी चोट लग गई थी, और कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब परेशान मत होइए। प्रिया जी, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और मायरा अरमान को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भेजती है तो अरमान मायरा को कमर से पकड़ अपने करीब खींचता और कहता है, तुम भी चलो, साथ में शावर लेंगे। मायरा अरमान को दूर करते हुए, जी नहीं, आप जाइए और नहा लीजिए, और अपना हाथ पानी से बचाकर। इतना कह मायरा अरमान को बाथरूम में धकेल देती है और अरमान अपना मुंह बनाकर शावर लेने चला जाता है। अरमान शावर लेकर अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आता है। मायरा की नज़र जब अरमान पर पड़ती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। अरमान मायरा द्वारा खुद को ऐसे निहारने से मन ही मन खुश हो जाता है। अरमान जानबूझकर ऐसे टॉवल में बाहर आया था क्योंकि उसे पता था कि मायरा उसे शर्टलेस देखकर उसका क्या हाल होना था। अरमान मायरा के पास जाता है जो उसे निहार रही थी। अरमान मायरा के बेहद करीब जाकर उसके कान में कहता है, जान इतना क्यों घूर रही हो, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। और इतना कह अरमान मुस्कुरा देता है। वहीं मायरा अरमान के इतना पास आने से और उसके कान के करीब आकर कहने से मायरा अपनी आंखें बंद करके अरमान से आती हुई खुशबू में खो जाती है। लेकिन जब अरमान की कही बात सुनती है तो एक झटके से अरमान को खुद से दूर धक्का देती है और खुद शर्माकर बाथरूम में चली जाती है। मायरा को शर्माता देख अरमान मुस्कुराता है और कहता है, जान आज भी तुम कितना शर्माती हो। अरमान जब कपड़े पहन रहा था तभी कोई उसके डोर पर नॉक करता है तो अरमान कपड़े पहनकर डोर ओपन करता है। सामने रजत अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए खड़ा था। रजत वो बैग अरमान को देते हुए, भाई ये लीजिए, आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है। अरमान रजत से बैग लेकर उसे खोल कर देखता है और कहता है, इतनी जल्दी आ भी गया। रजत अरमान को देखते हुए, भाई आप कुछ ऑर्डर करें और टाइम पर ना मिले, ऐसा हुआ है आज तक? अरमान रजत के कंधे पर हाथ रख बोला, थैंक यू रजत, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इसे इतनी जल्दी मिलने की, लेकिन तेरी वजह से मुझे जल्दी मिल गया। थैंक यू सो मच। रजत अरमान का हाथ पकड़कर थोड़ा इमोशनल होकर बोला, भाई आपने और इस परिवार ने जो मेरे लिए किया है उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ।
अरमान मुस्कुराकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, तू मेरे लिए रुद्र से कम नहीं है, और आज तू जो कुछ भी है अपने दम पर है, और मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। उसे तू संभाल कर रख किसी और के लिए, समझा? अरमान की बात का मतलब समझ रजत शर्मा गया और अपनी नजर नीची करके मुस्कुराते हुए बोला, क्या भाई आप भी? इतना कह वो वहां से चला गया। अरमान उसे जाता देख मुस्कुरा दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर में मायरा नहाकर चेंज करके रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी हुई तो उसकी नज़र अपने सूने गले पर पड़ी, तो एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गईं। वो अपने टूटे मंगलसूत्र को हाथ में लेकर देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके गले में कुछ पहना रहा है। मायरा ने अपनी नजरें उठाकर मिरर में देखा तो अरमान उसके पीछे खड़ा था और उसे मंगलसूत्र पहना रहा था। मायरा उस मंगलसूत्र को मिरर से देखती है। काले मोतियों को सोने की चैन में पिरोया हुआ था और उसमें एक डायमंड था, और उसके साथ एक और चैन जुड़ी हुई थी जिसमें पिंक कलर का क्रिस्टल लगा हुआ था। अरमान मायरा के बाल साइड कर मंगलसूत्र का हुक लगाता है और मायरा के गर्दन पर बने टैटू को चूम लेता है। मायरा मंगलसूत्र को छूकर देखती है और अपने गले में मंगलसूत्र देख खुश हो जाती है। अरमान सिंदूर लेकर मायरा की मांग भर देता है और उसके माथे को चूम लेता है। मायरा अरमान के सीने से लग जाती है और कहती है, थैंक यू अरमान, थैंक यू सो मच। अरमान मायरा को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुमने अपने कितने कीमती आंसू बहा दिए। देखो अब तुम्हारा मंगलसूत्र और उसे भी पहनाने वाला दोनों तुम्हारे पास हैं। मायरा अरमान से अलग हुई और मिरर में अपने मंगलसूत्र को देखते हुए बोली, अरमान बहुत सुंदर है मंगलसूत्र, लेकिन ये आपने कब लिया? अरमान मायरा को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपनी चिन रख मिरर में देखते हुए बोला, जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो उसका मंगलसूत्र भी तो वैसा ही होना चाहिए। फिर अरमान एक बॉक्स लेकर मायरा को देता है जो रजत कुछ देर पहले देकर गया था। मायरा उस बॉक्स को खोलकर देखती है जिसमें दो बाज थी। बाज बहुत ही सुंदर और यूनिक थी। मायरा बाज देखकर बोली, वाओ कितनी सुंदर बाज है। किसके लिए है ये? अरमान मायरा को देखते हुए, लिली के लिए। अरमान की बात सुन मायरा गुस्सा हो गई और अरमान के हाथ में वो बॉक्स पकड़ाकर बोली, तो फिर मुझे क्यों दिखा रहे हैं? उसे ही जाकर दे दीजिए ना। ये कह मायरा वहां से जाने लगी तो अरमान ने मुस्कुराते हुए मायरा को पीछे से ही हक कर लिया और कहा, मेरी बुद्धू बीवी, ये हमारे लिए है, खासकर तुम्हारे लिए बनवाई है। मायरा अरमान को देखते हुए, फिर आपने ये क्यों कहा कि ये लिली के लिए है? अरमान मायरा के गाल पर किस करते हुए, वो तो तुमने सवाल ही ऐसा पूछा। अब मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अरमान मायरा को बेड पर बिठाता है और उसे बाज पहनाते हुए बोला, यह कोई मामूली वॉच नहीं है। इन दोनों वॉच में ट्रैकर फिट है जो हमारे फ़ोन से कनेक्ट रहेगा। हम दोनों में से जो भी कहीं भी रहेगा तो हम अपने फ़ोन से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं, और इसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है। इस बटन को दबाने से तुम किसी की भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकती हो, और ये बाज हमारे नवज के हिसाब से चलती है। मायरा अपने हाथ में बंदी बाज को देखते हुए, काफ़ी अलग पसंद है आपकी। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। अरमान मायरा को देखते हुए, यह बात तो तुमने सही कही, मेरी पसंद सबसे अलग है, तभी तो तुम्हें पसंद किया, जो सबसे अलग और अनोखी है मेरे लिए। दोनों नीचे डिनर करने आते हैं। मायरा अपने काम में बिजी रहती है, जिस करके उसे कभी कभार खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसलिए मायरा ने वहाँ के सैफ को अपने स्टाइल में खाना बनाना सिखा दिया था, जिसे अगर वो कभी खाना ना बना पाए तो सैफ का बनाया खाना सभी को पसंद आ जाए। आज का खाना भी सैफ ने बनाया था। सभी डिनर कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अरमान स्टडी रूम में चला जाता है और मायरा रियाज के कमरे में उसे सुलाने चली जाती है। सुबह 9 बजे के करीब मायरा की नींद खुली। मायरा को सोचकर उठी और बोली, अभी भी स्टडी रूम में है क्या? फिर अरमान को देखने लगी, लेकिन खुद को अनजान जगह देखकर और अरमान को ना पाकर डर गई। उसने बार बार अरमान को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे एक डर मायरा के दिल में घर कर गया। उसने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथों से हैंडल पकड़कर खींचने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसका एक हाथ दरवाजे के लॉक पर गया, जिसके घूमने से एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही मायरा बाहर की ओर भागी। अरमान को फिर आवाज़ देने लगी। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अनजान जगह पर खुद को अकेला पाकर उसकी हालत खराब हो गई और वो रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे मायरा और ज्यादा डर गई। मायरा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सामने अरमान खड़ा था। अरमान को देखते ही वो उसके गले जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी।
उसे यूं रोता देख अरमान घबरा गया और पूछा, क्या हुआ जान, इतना रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन मायरा बस रोई जा रही थी। अरमान ने उसे संभाला और पास रखी चेयर पर बिठाया। कुछ देर बाद जब मायरा शांत हुई तब उसने कहा, जब मैं उठी तब आप मेरे पास नहीं थे और ये किसी अनजान जगह पर मैं थी। मैंने आपको कितनी आवाज़ लगाई लेकिन आपने नहीं सुनी। मुझे लगा कोई मुझे आपसे दूर ले गया। रोते रोते मायरा की हिचकियां बन गई थीं। अरमान ने प्यार से उसका माथा सहलाया और बोला, जान, अगर कोई तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा तो क्या तुम्हें घर में ऐसे रखेगा? मायरा ने चारों तरफ देखा तो पाया पूरा घर फूलों से सजा हुआ था, जिस पर अब तक उसने ध्यान नहीं दिया था। मायरा ने अरमान से कहा, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर था, इन सब चीज़ों पर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं बस आपको ही ढूंढ रही थी। आप जानते हैं ना कि आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम लोग हैं कहाँ और ये कौन सी जगह है? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग इस वक्त अपने फार्म हाउस में हैं और जो मैंने हमारे लिए बनवाया है। अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। जब तुम सो रही थी तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मायरा ने कहा, यह फार्म हाउस आपने हमारे लिए बनवाया? लेकिन क्यों? और इसके बारे में आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? अरमान ने झटके से मायरा को अपनी ओर खींचा और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर दोनों हाथ पकड़कर बोला, तुम ही तो शिकायत करती हो ना कि मैं तुम्हें पूरा टाइम नहीं देता। तो यह फार्म हाउस मैंने इसलिए बनवाया कि जब हम दोनों अपने काम से थक जाएं तो यहाँ आकर हम रिलैक्स करें और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। और शायद तुम कुछ भूल रही हो कि आज क्या है। मायरा अरमान का चेहरा देखते हुए, कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। अरमान ने मायरा को वैसे ही अपनी बाहों में भरे हुए उसके कान में कहा, हैप्पी 3 मंथ एनिवर्सरी जान। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ पर मुस्कान तैर गई और खुद को अरमान की बाहों में ढीला छोड़ दिया। अरमान ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसे उठाकर कमरे में ले गया। शाम के वक्त अरमान ने मायरा को चादर से ढका और खुद उठकर बालकनी में आ गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। बात करते वक्त अरमान बहुत सीरियस लग रहा था। मायरा ने आधी नींद में अपने बगल में सोए अरमान को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने जब आंख खोलकर देखा तो अरमान को बालकनी में अपने फोन पर लगा पाया। उसने अरमान की शर्ट पहनी और दबे पैर उसके पीछे से हक कर लिया और कहा, यहाँ इस तरह बिना शर्ट के क्यों खड़े हैं? किसी लड़की ने अगर आपको देख लिया तो मेरा क्या होगा? अरमान ने उसे अपनी ओर खींचकर कहा, मुझे ऐसे देखने का हक सिर्फ तुम्हें है मिसेस मायरा अरमान मलिक। मायरा ने अरमान के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा या आपको ही? यह कहकर मायरा ने उसके गले पर अपने दांत से काट लिया। अरमान ने छूटने की कोशिश नहीं की और उसे मनमर्जी करने दी। फिर अरमान ने मायरा को कमर से पकड़कर उठा लिया और उसे किचन में ले गया। वहीं दूर समुद्र के किनारे खड़ा करण मायरा की हरकत पर नजर रखे हुए था। उसको यूं अरमान के करीब आता देख करण के जबड़े भिंच गए, लेकिन होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। करण सिया की सगाई के बाद अमेरिका चला गया था। विनोद जी को जब पता चला कि मायरा की शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ मनाली आई है और करण मायरा के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर करण को वापस अमेरिका भेजना चाहा, लेकिन करण ने मना कर दिया। तो विनोद जी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने का कारण बताकर उसे अमेरिका वापस भेज दिया। जब उन्हें पता चला कि मायरा का पति कौन है, तो वो करण के लिए थोड़ा घबरा गए थे। इसलिए वो करण को मायरा और अरमान से दूर रखना चाहते थे। लेकिन जब करण वापस इंडिया आया तो वो मायरा से मिलने के ना जाने कितने मौके ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हर बार उसके साथ अरमान होता था या राघव, और वो करण को मायरा से मिलने ही नहीं देते थे। अरमान ने जब तक खाना बनाया तब तक मायरा वहीं किचन के स्लैब पर बैठी उसे निहारती रही। अरमान ने खाना टेबल पर लगाया और मायरा को आवाज़ दी, लेकिन मायरा नहीं आई। उसने जब किचन में जाकर देखा तो मायरा किसी बच्चे की तरह अपनी बाहें फैलाकर उसे उठाने का इशारा कर रही थी। अरमान ने उसे गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा दिया, लेकिन मायरा पर से अभी भी खुमारी उतरी नहीं थी। अरमान ने मायरा से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ कोई आ जाएगा? मायरा ने जूस के गिलास पर उंगली घुमाते हुए कहा, घर में जब सब होते हैं तब तो आपको डर नहीं लगता, और यहाँ तो कोई भी नहीं है तो मैं क्यों डरूं? वैसे भी मुझे आदत पड़ गई है आपके इस तरह बार बार गोद में उठाकर ले जाने की। आपने ही मेरी आदत बिगाड़ी है। तो अरमान मुस्कुरा दिया और बोला, एक काम करते हैं, हम यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा।
मायरा मुस्कुराकर टेबल से एक चाकू उठाकर उसे घुमाते हुए बोली, ताकि आप मुझे परेशान कर सके। अरमान मुस्कुरा दिया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज पड़ा। कॉल उसी आदमी का था जिससे कुछ देर पहले अरमान ने बात की थी। अरमान ने कॉल रिसीव किया और साइड में जाकर बात करने लगा। मायरा ने उसे जाते देखा, लेकिन मायरा को उसके काम में दखल देना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बात करने के बाद अरमान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह मिल गई, लेकिन अरमान को कुछ अजीब सा लगा। लेकिन कुछ भी कंफर्म करने से पहले अरमान ने अनिल जी से मिलना जरूरी समझा। अरमान जल्दी से जल्दी इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था, ताकि मायरा पर कोई आँच ना आए। उसने मायरा को घर छोड़ने का फैसला किया और उसे तैयार होने को कहा। मायरा ने घबराकर पूछा, कुछ अर्जेंट है क्या अरमान? मायरा को यूं घबराया देख अरमान ने एक पल के लिए ठिठका और फिर नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, वो बस ऑफिस का काम है इसलिए। अब तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना? मायरा ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कहा। अभी अभी यहाँ अकेले शिफ्ट होने की बात कौन कर रहा था? तो अरमान ने अपनी नजर चुराते हुए मुस्कुरा दिया। मायरा कमरे में गई और दोनों तैयार होकर घर के लिए निकल गए। अरमान ने मायरा को गाड़ी से उतरने से पहले उसे एक नया फ़ोन दिया, तो मायरा ने अरमान से कहा, अरमान मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी न्यू फ़ोन है। अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने मुझे दिया था, अब फिर से न्यू फ़ोन? मुझे नहीं चाहिए। अरमान ने मायरा से उसका पुराना फ़ोन लेकर न्यू फ़ोन दिया और कहा, इसमें तुम्हारी सभी कॉन्टैक्ट नंबर हैं और तुम्हारे ऑफिस मैनेजर को भी तुम्हारा नंबर दे दिया है, और बिना कोई सवाल किए इसे ले लो। अब मायरा ने भी कुछ नहीं कहा और वो फ़ोन ले लिया और घर के अंदर चली गई। अरमान ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर अरमान ने अनिल जी को फ़ोन किया। अनिल जी ने भी 2 रिंग के बाद ही कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही अनिल जी बोले, हेलो अरमान। हेलो, नमस्ते अंकल जी। अनिल जी, खुश रहिए बेटा। और कैसे हैं आप? अरमान, जी अंकल मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अनिल जी, हम सब भी ठीक है। अरमान थोड़ा परेशान होते हुए बोला, अंकल आपसे कुछ बात करनी थी। अरमान की परेशानी भरी आवाज़ सुन अनिल जी बोले, क्या बात है अरमान, आप परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मायरा, क्या वो ठीक है? अरमान, जी अंकल मायरा ठीक है। आपसे कुछ पूछना था। अनिल जी, हाँ पूछो, क्या पूछना है? अरमान, अंकल करण सिंघानिया को आप जानते हैं? अनिल जी, करण के पिता का नाम क्या है? अरमान, विनोद सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑनर। वही मनाली में रहते हैं, आप तो जानते ही होंगे। अनिल जी को विनोद सिंघानिया का नाम सुनकर सब याद आ जाता है और वो हैरानी से अरमान से पूछते हैं, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरमान उनकी लड़खड़ाती आवाज़ सुन समझ जाता है कि वो करण को जानते हैं। अरमान उनसे पूछता है, अंकल मुझे कुछ बात करनी है करण को लेकर। अनिल जी, एक काम करो अरमान, तुम कल मनाली आ जाओ। फ़ोन पर मैं तुम्हें सब नहीं बता पाऊंगा। अरमान, ठीक है अंकल, मैं कल ही आता हूँ। अरमान कॉल कट करने के बाद कुछ सोचता है और वो कुछ देर बाद घर चला जाता है। मनाली। अनिल जी करण का नाम सुन मायरा के लिए परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद अचानक से करण कहाँ से आ गया। वे खुद से बोले, अब ये पागल लड़का क्या मेरी बच्ची की जिंदगी खराब करने आया है? पहले तो मैंने और विक्रम ने मायरा को इसे बचा कर रखा था, लेकिन अब ये दोबारा आ गया। अरमान को सब बताना ही होगा, एक भाई है जो मेरी बच्ची को शैतान से बचा सकता है। अगली सुबह मनाली में अरमान सुबह जल्दी मनाली के लिए निकल गया था, और साथ ही मायरा भी। उसे भी ऑफिस का कुछ काम था, तो वो भी अरमान के साथ मनाली आ गई थी। अरमान मायरा को ऑफिस छोड़कर और राघव को मायरा के साथ रहने का बोल वो अनिल जी के ऑफिस चला जाता है। इस वक्त अनिल जी के केबिन में अनिल जी, कुणाल और अरमान बैठे थे। अरमान अनिल जी को देखते हुए, अंकल आप करण सिंघानिया के बारे में क्या जानते हैं और आप इतना क्यों घबराए हुए हैं? अनिल जी अरमान को देखते हुए, अरमान तुम करण के बारे में क्यों पूछ रहे हो और तुम उसे कैसे जानते हो? अरमान, अंकल मायरा ने मुझे सिया और सामर्थ की सगाई वाले दिन करण से मिलवाया था। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन वह मायरा का स्कूल फ्रेंड है, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन सगाई की पूरी पार्टी में उसका ध्यान सिर्फ मायरा पर ही था। मायरा जहाँ भी जाती उसकी नज़रें बस मायरा को ही देखती। एक पल के लिए भी उसकी नज़रें मायरा से नहीं हटी। यह देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसी वक्त उसे पूछना चाहता था, लेकिन पार्टी में सभी मौजूद थे, जिस वजह से मैं चुप रह गया और पता नहीं कब वह पार्टी से चला गया। मैं उसे मिल भी नहीं पाया
और उसके कुछ दिनों बाद मैंने उसे फिर देखा। वह मायरा से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार मायरा के साथ मैं या राघव होते थे। मैंने उसे मायरा से कभी मिलने नहीं दिया। मुझे वह बहुत अजीब लगा। अनिल जी, अजीब तो वो है। स्कूल के टाइम से ही मायरा को पसंद करता है। यहाँ तक कि उसका बाप विनोद सिंघानिया अपने बेटे के पागलपन को समझाने की बजाय वो अपने बेटे के लिए मायरा का हाथ मांगने आ गए थे। वो तो विक्रम ने उस करण का असली रूप देख लिया था, इसलिए उसने साफ साफ उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। उसके बाद भी वह लड़का मायरा से कहीं ना कहीं मिलता रहता था, इसलिए विक्रम ने मायरा के लिए बॉडीगार्ड रखे थे, जो हमेशा मायरा के साथ रहते थे और करण को मायरा से दूर रखते थे, क्योंकि विक्रम को डर था कि कहीं वह मायरा को नुकसान ना पहुंचा दे। जब करण मायरा से मिल नहीं पा रहा था, तो उसने एक दिन बीच रास्ते में विक्रम पर हमला कर दिया था, जिससे विक्रम को मायरा के लिए और ज़्यादा डर लगने लगा था। तब घर में भी सबको ये बात पता चल गई थी, सिवाय मायरा और सिया के। मैंने और विक्रम ने सबसे ही बात छुपा कर रखी थी, लेकिन उस हमले के बाद सबको बताना पड़ा। लेकिन हमने मायरा और सिया को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन दोनों की आज़ादी हम नहीं छीनना चाहते थे, और इन सब में मायरा का तो कोई दोष ही नहीं था। अरमान सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे तो पहले ही करण पर शक हो गया था, लेकिन वो ये सुन हैरान था कि करण इस कदर मायरा के पीछे पागल है कि उसने उसके पापा को मारना चाहा, क्योंकि वह अपनी बेटी को उससे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ सोचते हुए अरमान बोला, अंकल, क्या मायरा करण को पसंद करती थी? कुणाल, जो इतनी देर से खामोश बैठा था, वह बोला, नहीं, मायरा कभी उसे पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी, जैसे स्कूल में और बच्चे उसके दोस्त थे। विक्रम अंकल ने मायरा से पूछा तो मायरा ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो करण को पसंद नहीं करती है। फिर कुणाल थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अरमान, तुम्हें एक सच्चाई और पता नहीं है। जिसके बारे में बतानी है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, और उस पर तुम पूरा विश्वास करते हो। उसकी सच्चाई जानने के बाद तुम उस पर शक मत करना। जितना विश्वास अभी तुम उस पर करते हो, उतना ही विश्वास तुम उस पर तब भी करना जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी। अरमान सवालिया नजरों से कुणाल को देखता है और कहता है, ऐसा कौन है भैया जिसे मैं जानता हूँ लेकिन उसकी सच्चाई नहीं जानता? फिर कुणाल ने अरमान को जो नाम बताया, उसे सुन अरमान शॉक्ड हो गया। अरमान कंफ्यूज होकर कुणाल को देखता है और कहता है, ऐसा कौन है भैया जिसे मैं जानता हूँ लेकिन उसकी सच्चाई नहीं पता? कुणाल एक नज़र अनिल जी को देखता है और फिर अरमान की तरफ देखता है और कहता है, राघव। राघव का नाम सुन अरमान हैरान हो जाता है और कहता है, राघव? कुणाल अरमान से, हाँ राघव, क्योंकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मायरा का बॉडीगार्ड है। जब करण ने विक्रम अंकल पर हमला किया था, तब उन्हें मायरा की सेफ्टी के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिस पर वो आंखें बंद करके विश्वास कर सकें, और वह हर हालत में मायरा को प्रोटेस्ट करे। तब अंकल को राघव का ख्याल आया। अंकल राघव को बचपन से जानते थे और उस पर पूरा विश्वास भी करते थे। राघव उनके लिए उनके बेटे के जैसा ही था। अंकल राघव से दिल्ली में मिले थे। वहाँ राघव ने मायरा की जान बचाई थी। जब मायरा 4 साल की थी, तब राघव ने मायरा का एक्सीडेंट होने से बचाया था। उस एक्सीडेंट के दौरान राघव को पैर में चोट लग गई थी। तब अंकल और आंटी उसे हॉस्पिटल ले गए थे और राघव से उसके बारे में पूछा तो उन्हें राघव ने बताया कि वह अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ बहुत बीमार रहती हैं और वह सिग्नल पर गाड़ियाँ साफ करता है, जिससे उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और खाना ले जाता है। राघव उस वक्त 10 साल का था, तो अंकल ने उसी वक्त से राघव की माँ और राघव की पढ़ाई लिखाई और उनके रहने की जिम्मेदारी ली। उस दिन से ही राघव अंकल आंटी का बेटा बन गया। राघव ने मायरा की जान बचाई थी। उस दिन अगर राघव नहीं होता तो शायद हमारी मायरा हमारे पास ना होती। राघव बड़ा होकर बॉडीगार्ड बना ताकि वह उस परिवार की हिफाजत हमेशा कर सके जिस परिवार ने उसे और उसकी माँ को नई जिंदगी दी थी। यही कारण था कि अंकल उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे और राघव उस विश्वास पर खरा उतरा। वह उस दिन से आज तक मायरा को प्रोटेस्ट कर रहा है। अरमान तो हैरानी से राघव के किस्से सुन रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपना बॉडीगार्ड समझ रहा था, वह तो असल में मायरा का बॉडीगार्ड है। कुछ देर अरमान शांति से बैठा रहा, फिर बोला, अगर राघव मायरा का बॉडीगार्ड है तो वह मेरे साथ क्यों था? उसे तो मायरा के साथ होना चाहिए था। वह पिछले 3 साल से मेरे लिए काम कर रहा है। कुणाल मुस्कुराते हुए, बस अरमान, आज के लिए इतना ही काफी है। सब कुछ आज ही जान लोगे?
अरमान को मायरा से रिलेटेड हर जानकारी चाहिए थी और अब तो राघव का मायरा को छोड़कर उसके पास रहना उसे ये बात बेचैन कर रही थी। वह आज सभी सवाल के जवाब चाहता था। अरमान कुणाल का हाथ पकड़कर बोला, भैया मुझे आज ही सब जानना है। प्लीज बताइए कि राघव मेरे साथ क्यों था जबकि उसे मायरा के साथ होना चाहिए था। कुणाल अरमान की बेचैनी देख बोला, तो सुनो अरमान, हम तुम्हें पिछले 3 साल से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम 5 साल से मायरा को तलाश रहे थे। कुणाल की बात सुन अरमान हैरान हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरमान सोचता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं मायरा को 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। अरमान सवालिया नजरों से कुणाल को देखता है। कुणाल अरमान की नजरों को देख समझ जाता है कि वह क्या सोच रहा है। कुणाल आगे बोला, 3 साल 6 महीने पहले मैं मुंबई अपनी मीटिंग के लिए गया था और वह मीटिंग मेरी तुम्हारे साथ ही थी। उस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। तुम अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा हो रहे थे और साथ ही फोन पर भी किसी पर चिल्ला रहे थे। तब मैंने तुम्हें अपने असिस्टेंट से कहते सुना था कि तुम 2 साल पहले गोवा में किसी लड़की से मिले थे और तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। तुमने उससे जो कुछ उस लड़की के बारे में बताया वह सब सुन मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मायरा की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने तो उस लड़की का चेहरा ही नहीं देखा। यह सुन मैं थोड़ा डाउट में आ गया कि मायरा ही थी या कोई और, क्योंकि एक मायरा ही तो नहीं है ना जो गाना गाती है। बहुत सी लड़कियां गाना गाती हैं, शायद कोई और होगी। ये सोचकर मैं तुम्हारे केबिन के दरवाजे से ही लौट गया और तुम्हारे मैनेजर के साथ मीटिंग अटेंड कर वापस मनाली आ गया। लेकिन तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने मायरा से पूछना सही समझा। मैंने उससे पूछा कि वह 2 साल पहले जब गोवा गई थी तब क्या वह वहाँ गाना गाते वक्त किसी लड़के से मिली थी। तो मायरा ने याद करते हुए बताया कि वह किसी से मिली तो थी, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। बस मायरा की बात सुन मैं समझ गया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मायरा ही है। अरमान हैरानी और मायूसी के मिलते जुलते भाव से बोला, भैया जब आपको पता चल गया था कि मैं मायरा को ही ढूंढ रहा था तो आपने क्यों मुझे मायरा से नहीं मिलवाया। कुणाल अरमान को समझाते हुए, बिना तुम्हारे बारे में जाने कैसे मैं मायरा को तुम्हें सौंप देता। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम बिना कुछ जाने अपनी बहन को किसी अनजान शख्स को सौंप देते। नहीं ना। तो मैं कैसे कर सकता था। मुझे लगा कि तुम भी करण की तरह हो जो हर हाल में मायरा को पाना चाहते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि बहुत कम टाइम में तुमने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। तुम्हें और करीब से जानने के लिए ही हमने राघव को तुम्हारे पास भेजा था। राघव की दी जानकारी से हमें तुम्हारे नेचर का, बिहेवियर का पता चला। तब हमें तसल्ली मिली। लेकिन उस वक्त मैं मायरा को तुमसे मिलवा नहीं सकता था, क्योंकि मायरा की उम्र ज़्यादा नहीं थी और ऊपर से रियाज को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और जब मायरा मनाली छोड़कर कहीं और जाना चाहती थी तो हमने उसे तुम्हारे पास काम करने के लिए भेजा। मुझे यकीन था कि तुम मायरा को जल्दी ही पहचान जाओगे। उसके बाद क्या हुआ वह तो तुम जानते ही हो। अरमान खुशी से कुणाल को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मायरा को मेरी लाइफ में भेजकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अनिल जी उठकर उन दोनों के पास आते हैं और अरमान के कंधे पर हाथ रख बोले, करण वापस आ गया है और जैसा तुम उसके बारे में बता रहे हो उसे यही लगता है कि मैं मायरा के करीब आने की कोशिश जरूर करेगा और वह हर हद पार कर जाएगा मायरा को पाने के लिए। अरमान अनिल जी को देखते हुए, अंकल हम करण की सारी सच्चाई मायरा को बता देते हैं, जिससे करण अगर मायरा के पास आना भी चाहे तो वह उससे दूर रहे, अलर्ट रहे। कुणाल अरमान से, नहीं अरमान, हम मायरा को कुछ नहीं बता सकते। बड़ी मुश्किल से तो वह खुलकर जीने लगी है। तुम्हारा साथ मिलने से उसमें वह कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया है जो उसने खो दिया था। अपने पूरे परिवार की मौत को बहुत करीब से देखा है उसने। उसकी आंखों के आगे उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस, खुशी, उसके चेहरे की रौनक सब खत्म हो गई थी। वह हम सबके सामने मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन अकेले में उतना ही रोती हुई थी। अगर अब उसे करण के बारे में पता चला तो वह फिर डर जाएगी और डर के साथ ही जिएगी और मैं उसे दोबारा उस हालत में नहीं देखना चाहता। अरमान, ठीक है, फिर मैं करण के बारे में मायरा को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या मायरा राघव को जानती है। मेरा मतलब राघव मायरा का बॉडीगार्ड शुरू से रहा है, तो मायरा उसे जानती होगी। कुणाल, नहीं, मायरा राघव को नहीं जानती, क्योंकि राघव सीक्रेटली मायरा को प्रोटेक्ट करता था।
क्योंकि मायरा को बॉडीगार्ड के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरी ये दोनों बहनें इतनी शरारती थीं कि बॉडीगार्ड को भी चकमा देकर भाग जाती और अकेली दोनों घूमती रहती थीं। तभी तो अंकल ने राघव को चुना, मायरा की सेफ्टी के लिए। यह बात कुणाल ने हंसते हुए कही, जिसे सुन अरमान और अनिल जी भी मुस्कुरा देते हैं। अरमान अनिल जी से, अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। शायद ये जानने के बाद आप मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन मैं अब और नहीं छुपाना चाहता। अनिल जी अरमान को बीच में रोकते हुए, यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारी गाड़ी से ही मायरा की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी वजह से वह सब मर गए। अनिल जी की बात सुन अरमान के तो होश ही उड़ गए और वह हैरानी से अनिल जी को देखते हुए बोला, अंकल आप जानते हैं? अनिल जी, हाँ अरमान मैं जानता हूँ। सिया की शादी वाले दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम्हें बुलाने आया था, लेकिन तुम्हें परेशान देख मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां तक चला गया। तब मैंने सब सुना। अरमान अनिल जी के पास बैठते हुए, अंकल मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब अनजाने में हो गया। अरमान अपनी सफाई में आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही कुणाल बोला, तुम्हारी गाड़ी से टकराने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई थी। अरमान उन्हें मारा गया था। वह एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी, जो तुमसे नहीं किसी और ने जानबूझकर की थी। अरमान हैरानी से कुणाल को देखता है और पूछता है, साजिश किसने की थी? अनिल जी, वही तो नहीं पता चला। आज तक उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चला। अरमान, लेकिन आपको कैसे पता कि वह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी? क्योंकि जितना मुझे पता है उस रोड पर जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहां कोई कैमरा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता चला? कुणाल अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने केबिन में जाकर एक बॉक्स लेकर आता है और अरमान को वह बॉक्स खोलकर दिखाता है। तो अरमान उस बॉक्स में पड़े चैन को उठाता है। उस चैन में एक क्रिस्टल लगा हुआ था। अरमान उस क्रिस्टल को उलटकर देखता है तो कहता है, यह तो वॉइस रिकॉर्डर है ना, जिसे करीब 20 कदम की दूरी पर खड़े लोगों की बातें भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। फिर अरमान उस चैन को देख कुछ सोचता है और कहता है, क्या यह चैन मायरा की है? तो कुणाल हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ ये मायरा की ही है। सूरज ने दिया था मायरा को उसकी सेफ्टी के लिए। सूरज मायरा का बड़ा भाई। उस एक्सीडेंट के दौरान शायद इसका रिकॉर्डर मोड ऑन हो गया था। इसमें उस वक्त जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था उससे हमें पता चला था कि उस रात क्या हुआ था। फिर कुणाल अपना लैपटॉप ऑन कर वॉइस रिकॉर्डर जो कुणाल ने अपने लैपटॉप में सेव कर लिया था वह ओपन कर अरमान को सुनाता है। रिकॉर्डर प्ले होता है, जिसमें से आवाज आती है, सब खत्म हो गए, बॉस को फोन करके बता देते हैं। बॉस काम हो गया पूरा, कपूर परिवार खत्म हो गया। जी बॉस, ये काम भी हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद, अरे यार ये दूसरी गाड़ी, कहीं लोगों ने तो हमें देख नहीं लिया? बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां दो शख्स हों। नहीं देखा, तुझे दिखता नहीं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बैठे लोग बेहोश हैं। तो तू चिंता मत कर, किसी ने नहीं देखा हमें। चल अब चलते हैं वरना कोई आ जाएगा। फिर वहां से कुछ कदमों की आवाज आती है। कुछ देर तक रिकॉर्डर से कोई आवाज नहीं आती। अरमान कुछ बोलने वाला होता है, तभी उस रिकॉर्डर से किसी के दर से कराने की आवाज आती है। तो अरमान रिकॉर्डर को ध्यान से सुनने लगता है। कुछ कदमों और दर से कराने की आवाज आती है। फिर रोने की आवाज के साथ, मम्मा पापा भैया उठिए, पापा प्लीज उठिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरमान को समझते देर नहीं लगती कि ये मायरा की आवाज है। मायरा रोते हुए सभी को उठाने की कोशिश कर रही थी। भैया उठिए ना, पापा प्लीज, कोई तो अपनी आंखें खोलो, हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। साथ ही रोने की आवाज भी आ रही थी। प्लीज रुको, मेरी हेल्प करो, मेरा पूरा परिवार फंसा हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प करो, रुक जाओ प्लीज रुको। किसी गाड़ी के चलने की आवाज आती है। अरमान समझ जाता है कि मायरा उस वक्त अमन से हेल्प मांग रही थी। मायरा की आवाज में लाचारी सुन अरमान की आंखों में नमी तैर जाती है और उसे खुद पर और अमन पर गुस्सा भी आता है। फिर बच्चे के रोने की आवाज आती है, साथ ही तेज कदमों की आवाज, जैसे कोई भाग रहा हो। मायरा रोते हुए, भाभी निकिता मायरा की भाभी। दर से कराते हुए, मायरा मैं गाड़ी से निकल नहीं पा रही हूँ, तुम रियाज को लेकर जाओ। मायरा, नहीं भाभी मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी, हम सब साथ चलेंगे, आप कोशिश कीजिए बाहर निकलने की। निकिता, गुड़िया जिद मत करो, तुम रियाज को लेकर जाओ और अब से तुम्हें ही रियाज का ख्याल रखना है, उसकी माँ अब से तुम ही हो। मायरा रोते हुए, भाभी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आप सबके बिना नहीं रह पाऊंगी। निकिता, मायरा जल्दी यहाँ से जाओ, तुम्हें मेरी कसम, रियाज को लेकर जाओ और कहीं छुप जाओ।
निकिता की आवाज में घबराहट सुनी जा सकती थी। कुछ ही मिनट में एक ब्लास्ट की आवाज आती है। रिकॉर्डर फिनिश। कुणाल, जब हमें न्यूज़ से एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मैं और पापा उसी जगह गए। तो हमें वहाँ पुलिस से पता चला कि एक लड़की और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया है। बच्चा तो ठीक है लेकिन लड़की की हालत खराब है। तो मैं और पापा हॉस्पिटल गए तो हमने मायरा को आईसीयू में पाया और एक नर्स ने रियांश को हमें दिया और साथ ही मायरा का कुछ सामान भी, उसकी घड़ी, ईयरिंग और ये चैन। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि मायरा कोमा में चली गई है और पता नहीं उसे कब होश आएगा, तो कुछ दिन बाद हम मायरा को मनाली ले आए और यहीं हॉस्पिटल में उसे रखा। अरमान, और राघव उस वक्त कहाँ था जब ये सब हुआ? कुणाल, राघव की माँ बहुत बीमार रहती थी और उस वक्त उसकी माँ चल बसी थी, तो अंकल उसे अपने साथ नहीं लेकर गए थे, तभी ये सब हो गया। अरमान अनिल जी को देखते हुए, लेकिन अंकल मैंने मायरा को कुछ नहीं बताया इस बारे में। अगर उसे पता चला तो वह तो मुझे ही गलत समझेगी और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है जो उस रात मैंने मायरा की हेल्प नहीं की। अनिल जी, मायरा ये सब जानती है। अरमान ये सुन हैरान हो जाता है। उसे तो न जाने आज कितने शॉकिंग न्यूज़ मिल चुके थे और सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ तो यह था कि मायरा को पता है कि उसकी गाड़ी से ही वह एक्सीडेंट हुआ था और जिसे वह हेल्प मांग रही थी वह अरमान ही था। फिर भी मायरा ने उसे कुछ क्यों नहीं पूछा, क्यों कोई नाराज़गी नहीं जताई, बल्कि वह तो नॉर्मली उसके साथ बिहेव कर रही है। अरमान के दिमाग में न जाने कितने सवाल उठ रहे थे जिन्हें अनिल जी और कुणाल समझ रहे थे। अनिल जी अरमान के हाथ पर हाथ रखते हुए, मैं समझ रहा हूँ अरमान कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उस दिन जब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी, उसी दिन मायरा ने भी तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जब मैं मुड़कर वापस जाने लगा तब मैंने मायरा को अपने पीछे खड़ा पाया। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू के साथ गुस्सा भी बहुत था। बस सीधा तुम्हारे पास ही जा रही थी और अपने सभी सवालों के जवाब मांगने, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और उसे वहां से ले गया। मैं और कुणाल उसे समझा रहे थे लेकिन वह हमारी कोई बात नहीं मान रही थी। वह तुमसे अलग होने की बात कर रही थी, बहुत गुस्सा थी तुमसे। जब हमने उसे रिकॉर्डिंग वाली बात बताई तब उसे समझ आया, इसलिए वह तुम्हारे साथ पहले जैसे रह रही है। अरमान मायूसी से भरा हुआ अनिल जी का हाथ पकड़ बोला, अंकल क्या मायरा सच में मुझसे नाराज नहीं है? अनिल जी अरमान का हाथ कसकर पकड़ते हुए, नहीं अरमान, मायरा तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराज होती तो वह तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहती। क्या तुम्हें उसके बिहेव में कोई फर्क नजर आया? अरमान नामे सिर हिलाते हुए, नहीं अंकल जी। तो फिर क्यों मायूस हो रहे हो? खुशी खुशी तुम दोनों हमेशा साथ रहो। अरमान मुस्कुराते हुए, जी अंकल। कुणाल, बस मायरा को उस करण से बचाकर रखना और उन लोगों का पता करना जिन्होंने अंकल और उनके पूरे परिवार को मार डाला। अरमान कुणाल को देखते हुए, भैया अब आप फिक्र मत कीजिए। आज से मायरा की सेफ्टी और उन लोगों को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा। अरमान कुछ याद करके अनिल जी से बोला, अंकल एक बात और है। शादी वाले दिन जब आपने और मायरा ने हमारी बातें सुनी थी, आप दोनों के अलावा भी वहाँ कोई था जिसने हमारी सारी बातें सुनी थी और वीडियो रिकॉर्ड भी किया था? और वही वीडियो वह पिछले 2 महीने से मायरा को बार बार भेज रहा है। और वह वीडियो आपको पता है किसने भेजी है? करण ने। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि शादी में तो करण था ही नहीं, तो फिर किसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया? कुणाल, जरूर उसका कोई आदमी होगा जो तुम्हें फॉलो कर रहा होगा। वह तो यही चाहता है कि मायरा तुमसे दूर हो जाए और उसके पास चली जाए। मायरा के साथ साथ तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा अरमान। वह करण तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देर वो तीनों साथ बैठे कुछ बातें करते हैं, फिर अरमान घर चला जाता है। मायरा ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि वह घर जा रही है। कपूर निवास। अरमान जब घर पहुंचता है तो उसे राघव मिलता है। तो अरमान राघव के पास जाता है और उसे घूरने लगता है। राघव अरमान के इस तरह घूरने से घबरा जाता है और अपनी नजर नीचे कर कहता है, बॉस कोई गलती हुई है मुझसे? अरमान अपने हाथ फोल्ड करके राघव को देखते हुए कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? राघव को कुछ समझ में नहीं आता तो वह चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ा रहता है। अरमान, मुझे सब पता चल गया कि तुम कौन हो और क्यों मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ रह रहे थे। राघव अरमान की कई बात का मतलब समझ जाता है कि उसे अनिल और कुणाल ने सब बता दिया है। राघव बिना किसी डर और घबराहट के अरमान से एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, बॉस मैंने आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहा हूँ, बस अपनी पूरी पहचान आपको नहीं बताई। क्या करता मायरा मैम मेरे लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है।
मैं विक्रम सर और उनके पूरे परिवार को तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो वादा विक्रम सर से किया था उसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा। इन सब के लिए अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं मायरा मैम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरमान, और तुम्हें कहीं जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बल्कि तुम्हें थैंक्स बोलने आया था कि तुमने मायरा की जान बचाई और मुझसे मिलवाने में मदद की। उन सभी के लिए थैंक यू। अरमान मुस्कुराकर राघव से बोला। राघव मुस्कुराते हुए, बस आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मायरा मैम को आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। कुछ देर दोनों की बातें होती हैं, फिर अरमान घर के अंदर आ जाता है। वह अंदर जाकर देखता है कि मायरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। अरमान दूर खड़ा मायरा को ही देख रहा था। अरमान मायरा को डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए देखता है। अरमान अपना कोट उतारकर वहीं सोफे पर रख देता है और मायरा की तरफ बढ़ जाता है। मायरा किचन की तरफ चली जाती है और अरमान भी मायरा के पीछे पीछे किचन में चला जाता है। मायरा ने अभी तक अरमान को नहीं देखा था। अरमान मायरा के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा को कोई हैरानी नहीं हुई थी अरमान के इस तरह करने से, क्योंकि अरमान हमेशा ऐसे ही करता था। वो अक्सर मायरा को चुपके से आकर गले लगा लेता था। अब मायरा को अरमान की इस हरकत की आदत पड़ गई थी। मायरा अरमान के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आ गए आप? अरमान मायरा के कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? मायरा, आपके अलावा और कौन मुझे छू सकता है? अरमान मायरा को कसकर हक करता है और उसके गाल पर किस करता है और कहता है, जान, आई एम सॉरी। मायरा अरमान की तरफ पलटते हुए, सॉरी किस लिए? अरमान मायरा पर अपनी पकड़ बनाए हुए अपनी नज़र झुकाकर बोला, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हारे एक्सीडेंट वाली। फिर मायरा को देखते हुए बोला, जान, मैंने तुमसे इसलिए ये बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मायरा अरमान का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, मैं जानती हूँ अरमान, और मुझे आपसे कोई शिकायत या नाराज़गी नहीं है। हाँ, जब मैंने वो सब सुना तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था आप पर। आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा था। एक पल में जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, और शायद मैं अपने गुस्से में आकर आपसे दूर भी चली जाती और आपको कभी माफ़ भी नहीं करती। लेकिन जब अंकल और कुणाल भैया ने मुझे सारा सच बताया और वह रिकॉर्डिंग सुनाई तो मुझे सच का पता चल गया, और उस वक्त मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि मैं बिना पूरा सच जाने कितना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। आपसे दूर जाने का सोच रही थी। उसके बाद मैंने आपको नोटिस किया कि आप कितने परेशान रहने लगे थे, और जब से मैंने आपको जाना है तब से मैंने आपको कभी स्मोक करते नहीं देखा, और उस रात आप इतने परेशान थे कि आप स्मोक कर रहे थे। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे देखते हुए, क्या तुम मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हो क्योंकि मैंने तुमसे अभी तक सब छुपा कर रखा? मायरा नामे अपना सिर हिलाते हुए, नहीं, क्योंकि यह सब छुपाने के पीछे आपका प्यार है जो मुझे खोना नहीं चाहता। और आपको क्या लगता है कि आप जो मुझे बार बार फ़ोन और नंबर चेंज करके दे रहे थे, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे? जब वो वीडियो पहली बार किसी ने मुझे भेजा था तभी मैंने वो वीडियो देख लिया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन वह वीडियो मुझे बार बार भेज रहा है। ऐसा कौन है जो हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है और हर बार वह मेरा नया नंबर भी पता कर लेता है? अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए, पता नहीं कौन है, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा। अब मुझे कोई डर नहीं है इस वीडियो मैसेज से, क्योंकि मेरी जान मेरे साथ है। मायरा ने भी अरमान को कसकर हक करते हुए बोली, हमेशा। अरमान अपने मन में बोला, जान, मुझे पता है कि वह कौन है जो हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मायरा अरमान से अलग हुई और बोली, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लें? अरमान हाँ में सिर हिलाता है और मायरा को गोद में उठा लेता है। तो मायरा अरमान की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए, अरमान क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे। अगर आशा आंटी ने या किसी स्टाफ ने देख लिया तो क्या सोचेगा? अरमान मायरा को वैसे ही लिए हुए डाइनिंग एरिया में आते हुए, घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, सभी स्टाफ को मैंने बाहर भेज दिया है, शाम तक कोई नहीं आएगा। अरमान मायरा को डाइनिंग चेयर पर बैठाता है और ख़ुद उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है और प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। तो मायरा उसे रोकते हुए बोली, ये नहीं, मैंने आपके लिए अलग से खाना बनाया है और अपने लिए अलग से। यह कह मायरा दूसरा बाउल उठाकर अपने लिए खाना सर्व करने लगती है। अरमान ये देख बोला, मेरे लिए अलग से क्यों? मायरा अरमान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए,
क्योंकि आप ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, इसलिए। अरमान मायरा को देखते हुए, वो तो तुम भी नहीं खाती। मायरा अरमान का पहला निवाला खिलाते हुए, हाँ मैं नहीं खाती, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कुछ स्पाइसी खाने को, इसलिए अपने लिए अलग से स्पाइसी खाना बनाया है। अरमान मायरा की प्लेट में रखे खाने को देखता है, जो दिखने में काफ़ी ऑयली और स्पाइसी लग रही थी, और मायरा मज़े लेकर उस खाने को खा रही थी। खाने के वक्त अरमान का पूरा ध्यान मायरा पर ही था। वह बार बार उसको कभी पानी देता तो कभी जूस देता, ये सोचकर कि इतना स्पाइसी खाना खाकर मायरा का मुंह जल रहा होगा। लेकिन मायरा उसने तो एक बार भी पानी या जूस को हाथ तक नहीं लगाया और अपने खाने को एंजॉय करके खा रही थी। अरमान तो यही सोच रहा था कि आखिर मायरा को हुआ क्या है जो इतना स्पाइसी खाना खा रही है। खाना खाने के बाद दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। अरमान अपने काम में बिजी हो जाता है और वहीं मायरा थोड़ा काम करके थक जाती है। उसे नींद आने लगती है। मायरा अरमान को देखती है, जो लैपटॉप में बिजी था। मायरा फाइल्स को बंद कर साइड में रखती है और टेबल पर अपने दोनों कोहनी रखकर अपने हाथों में अपना चेहरा रखकर अरमान को देखने लगती है। अरमान की नज़र लैपटॉप पर थी, लेकिन उसे पता था कि मायरा उसे ही देख रही है। जब काफ़ी देर तक मायरा कुछ नहीं बोलती और उसे देखती ही रहती है, तो अरमान बिना मायरा की तरफ देखे बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मायरा अलसाई आवाज़ में बोली, कितना काम करते हैं आप अरमान, आपको नींद नहीं आती? अरमान मुस्कुराकर मायरा को देखता है और अपना हाथ आगे कर अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें नींद आ रही है? मायरा अरमान की गोद में बैठकर उसके सीने से सिर लगाकर बोली, बहुत नींद आ रही है। अरमान मायरा पर अपनी पकड़ बनाकर बोला, तो तुम सो जाओ। मायरा नामे सिर हिलाते हुए, आप भी चलिए, मुझे अकेले नहीं सोना। अरमान मायरा का गाल सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए, बस 15 मिनट और, ये मेल चेक कर रिप्लाई कर दूं फिर चलता हूँ। तब तक तुम ऐसे ही मेरी बाहों में सो जाओ। मायरा कुछ नहीं बोलती है और अरमान को कमर से पकड़कर उसके सीने से लगी सो जाती है। अरमान एक हाथ से मायरा को पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप पर काम करता है। जब अरमान देखता है कि मायरा को ठंड लग रही है, तो वह अपना काम छोड़कर मायरा को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर मायरा को लेकर लेट जाता है और ब्लैंकेट से खुद को और मायरा को कवर करता है, क्योंकि नींद में भी मायरा ने अरमान की शर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। यह देख अरमान मुस्कुराता है और वहीं मायरा के साथ सो जाता है। शाम के 7 बजे अंधेरा अपने पैर फैला चुका था। मायरा अभी भी सो रही थी। सोते हुए कोई उसके सिर और चेहरे को सहला रहा था। मायरा नींद में ही उसका हाथ पकड़कर बोली, सोने दीजिए ना। दूसरे ही पल मायरा को एहसास होता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ा है वह अरमान का हाथ नहीं है, क्योंकि मायरा को अरमान का टच अच्छे से पता था। मायरा एक पल के लिए डर जाती है और अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। यह देख मायरा और डर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे बैठा है और उसके बालों को सहला रहा है और साथ ही उसके करीब आकर उसके बालों को सूंघ रहा है। अब उसके हाथ मायरा के बालों से होते हुए उसके गाल पर आ गए और वह मायरा के गाल को प्यार से सहला रहा है। मायरा बुरी तरह से डर गई थी। वह एक झटके से उठी और उस साय का हाथ झटक कर खुद से दूर ढकेल दिया और जोर जोर से अरमान का नाम लेकर चिल्लाने लगी। नीचे लिविंग एरिया में अरमान राघव से मायरा की सेफ्टी को लेकर कुछ बातें कर रहा था। जब उन दोनों ने मायरा की चीख सुनी, तो पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वहां से उठकर दोनों मायरा के कमरे की तरफ भागे। अरमान कमरे में पहुंचते ही उसने अंधेरा देखा तो जल्दी से लाइट्स ऑन कर दिया और दोनों ने मायरा को देखा, जो ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर करके अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपाकर बेड के कोने में सिमट कर डरी सहमी सी बैठी चिल्ला रही थी। अरमान दौड़कर मायरा के पास गया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर देखा, तो मायरा पसीने में भीगी हुई और रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। डर से मायरा कांप रही थी। वह काफ़ी डरी हुई लग रही थी। जब मायरा ने अरमान को देखा, तो वह उसके गले लग गई और रोने लगी। अरमान ने मायरा की पीठ सहलाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? मायरा रोते हुए, अरमान कोई था यहाँ कमरे में, वो मेरे पास बैठा था। अरमान ये सुन हैरान हो गया कि कोई उसके कमरे में आया था। राघव ने यह सुन जल्दी से पूरे कमरे और कमरे के बाहर स्विमिंग पूल के साइड पूरे छत पर और छत से नीचे झांकते हुए देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। राघव वापस कमरे में आया और अरमान को देखते हुए इशारे में नामे से हिला दिया, तो अरमान ने भी उसे इशारे से जाने को कहा, तो राघव वहां से चला गया।
भाई मायरा डर से अरमान के सीने से लगी बस रोई जा रही थी। जब राघव ने बताया कि वहाँ कोई नहीं है तो अरमान को लगा शायद मायरा ने कोई सपना देखा होगा और कमरे में अंधेरा पाकर डर गई होगी। अरमान मायरा के सिर को सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था और उसकी नज़र कमरे में लगी नाइट बल्ब पर जाती है तो उसे याद आता है कि वह तो नाइट बल्ब जलाकर कमरे से बाहर गया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मायरा अंधेरे से कितना डरती है। इसीलिए वह कभी भी कमरे में अंधेरा नहीं रखता था। और फिर जब वह अभी कमरे में आया था तब पूरे कमरे में अंधेरा था। अब अरमान को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं सच में तो कोई नहीं आया था। मायरा अचानक से अरमान से दूर होती है और बेड से उठकर सीधे बाथरूम में चली जाती है और शावर आनकर शावर के नीचे खड़ी होकर अपने गालों को और हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। अरमान मायरा को यूं अचानक जाता देख उसके पीछे बाथरूम में जाता है और देखता है कि मायरा अपने गाल और हाथों को जोर जोर से रगड़ रही है। शावर से निकलता ठंडा पानी मायरा पर गिर रहा था, लेकिन मायरा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस किसी अनजान शख्स का छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अभी उस साय की छुअन अपने चेहरे और हाथों पर महसूस हो रही थी। अरमान यह देख शावर बंद करता है और मायरा को बाजुओं से पकड़ अपनी तरफ करता है और कहता है, मायरा ये क्या कर रही हो तुम? ठंडे पानी में नहाओगी तो ठंड लग जाएगी। मायरा कुछ नहीं बोलती है और अरमान से खुद को छुड़ाकर फिर से शावर ऑन कर वैसे ही खुद को रगड़ रगड़ कर नहाने लगती है। अब अरमान को मायरा की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वह शावर बंद कर मायरा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो? मायरा अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान की मजबूत पकड़ से वह खुद को छुड़वा नहीं पाती, तो वह रोने लगती है। मायरा को रोते देख अरमान उसका हाथ छोड़ देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके करीब आता है और प्यार से पूछता है, क्या हुआ जान? ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे नहीं बताओगी? मायरा रोते हुए, अरमान वो जो हमारे कमरे में आया था उसने मुझे छुआ, यहाँ और यहाँ। मायरा ने अपने गाल और हाथों को दिखाते हुए कहा और रोते हुए अरमान के सीने से लग गई और बोली, मुझे छूने का हक सिर्फ आपको है और किसी को नहीं। ये सुन अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया कि उसकी वाइफ को किसी अनजान शख्स ने छुआ। कोई नज़र भरकर अगर मायरा को देख भी ले तो वह उसे बर्दाश्त नहीं, और यहाँ तो किसी ने उसे छूने की कोशिश की। ये कैसे वह बर्दाश्त कर सकता था? अरमान की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थीं। मायरा की रोने की आवाज़ से अरमान अपने होश में आया और खुद को नॉर्मल कर मायरा को अपने सामने कर उसने मायरा के गाल और दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूम लिया और बोला, लो अब मैंने तुम्हें छुआ भी और चूमा भी, तो क्या अब भी तुम इसे साफ करना चाहोगी? मायरा ने नामे से हिला दिया तो अरमान मुस्कुराकर आगे बढ़कर मायरा के माथे को चूमकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों सावर लेकर कमरे में आए और कपड़े पहनकर रेडी होकर अरमान मायरा को मेहरा निवास सिया के घर ले आता है और उसे वहां सबके पास छोड़कर खुद राघव के साथ चला जाता है। कुछ ही मिनटों में अरमान उस जगह होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।